CH6 आत्मघाती बांधवार। प्रलय उस मंत्र को बुदबुदाने लगा और जैसे ही उसने ऐसा किया वह छोटा पत्थर किसी टिमटिमाते हुए तारे की तरह चमकने लगा। ये देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह इतना खुश हो गया कि वह इस बात को चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को बता देना चाहता था। तभी उसने हैरानी जताते हुए खुद से कहा, इस पुस्तक में दिव्य वस्तु के बारे में सब कुछ सही सही दिया है, खासकर ये बात कि इस दिव्य के साथ होने से भाग्य साथ देने लगता है। सच में, जब से ये करिश्माई पत्थर मुझे मिला है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। हंसिका के बहाने ही सही पिछली रात हमें भूखा नहीं सोना पड़ा और आज हंसिका ने न सिर्फ मुझे दीपेंद्र से बचा लिया बल्कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए काम पर रख लिया, वो भी प्रतिदिन 5 कांसे के सिक्के देने की शर्त पर। तभी उसने पुनः उस पुस्तक को खोला और उस करिश्माई पत्थर के बारे में पढ़ने लगा। उस करिश्माई पत्थर की ढेर सारी खूबियां थीं। पुस्तक में दिए अनुसार इसके इस्तेमाल से ताकत और गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और धारक को तेज चीज़ें भी धीमी मालूम पड़ती है। जैसे कि तेजी से अपनी ओर बढ़ती तलवार धीरे से आती हुई दिखाई देती है, बोले तो धीमी गति में देखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके पास होने से बदकिस्मत आदमी भी किस्मत वाला बन जाता है। इसके इस्तेमाल से धारक के देखने, सुनने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ये पत्थर एक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है जो अपने धारक को नुकसान से बचाता है। ये पत्थर धारक को अज्ञात हमले की सूचना भी देता है। इतना ही नहीं, इसके इस्तेमाल से धारक को साहस, ज्ञान और सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी थी, जैसे इसके इस्तेमाल के समय ये दिव्य वस्तु धारक के शरीर से बहुत ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा अवशोषित करता है, इसीलिए इसका लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता था, अन्यथा ये धारक की मौत का कारण बन सकता है। अमावस्या की रात को यह एक साधारण पत्थर में तब्दील हो जाती है और इसकी शक्तियां काम नहीं करती, जबकि पूर्णिमा की रात को इसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है और इससे बहुत तेज प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। और भी बहुत सारी खूबियां और कमियां थी उसमें, जिसके बारे में प्रलय ने बाद में पढ़ने का सोचा, क्योंकि फिलहाल उसे हंसिका के पास जाना था। लेकिन जाने से पहले वह एक बार उस दिव्य वस्तु जिसे उसने करिश्माई पत्थर नाम दिया था, उसकी शक्तियां जांचना चाहता था, इसीलिए वह उस पुस्तक में उसे नियंत्रित करने की विधि देखने लगता है। पुस्तक में दिए अनुसार उस दिव्य वस्तु को सक्रिय करने के लिए उसमें धारक को अपना आत्मशक्ति इंजेक्ट करना पड़ता था, तभी जाकर धारक उस दिव्य वस्तु के शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था। इसकी भी एक विशेष प्रक्रिया थी, ऐसे ही कोई भी उसमें अपना आत्मशक्ति इंजेक्ट नहीं कर सकता था। पहले धारक को उस दिव्य वस्तु का स्वामी बनना पड़ता था, जिसके लिए धारक को उस पर अपने रक्त की 3 बूंदें डालकर एक खास मंत्र का जाप करके उस पर फूंक मारना पड़ता था। धारक के ऐसा करने से वह दिव्य वस्तु धारक के रक्त और श्वास के जरिए उसके आत्मा से संपर्क बना लेता था। विधि को पढ़कर प्रलय ने बिना देर किए ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस विधि में बताया गया था, और जैसे ही उसने प्रक्रिया पूरी कर ली वह उस करिश्माई पत्थर का स्वामी बन गया। अगले ही पल एक मंत्र बुदबुदाते हुए उसने उस करिश्माई पत्थर में अपनी आत्मशक्ति को इंजेक्ट कर दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया उसकी आंखें नीले रंग में चमकने लगी। उसने महसूस किया कि उसके देखने, सुनने और समझने की क्षमता बढ़ गई थी, साथ ही उसकी ताकत अपने वास्तविक क्षमता से कई गुना बढ़ गई थी। तभी वो घर से बाहर आ गया और घर के पीछे जाने लगा। उसके घर के पीछे कुछ दूरी पर एक बड़ी सी चट्टान थी, जिसका भार तकरीबन 400-600 किलोग्राम के आसपास था। उस चट्टान के पास पहुंचकर उसने नज़र घुमाकर आसपास देखा और जैसे ही उसने पुष्टि कर लिया कि वहां आसपास कोई भी नहीं था, तो उसने उस चट्टान पर एक जोरदार मुक्का मारा। और जैसे ही उसकी मुट्ठी उस चट्टान से टकराई, धड़ाम टक्कर एक जोरदार धमाके के साथ वह भारी भरकम चट्टान धूल में बदल गई। ये देखकर प्रलय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी के मारे नाचने लगा। जिंदगी में पहली बार आज उसे बहुत खुशी हो रही थी, इतना कि वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। जल्द ही उसने खुद को संभाला और करिश्माई पत्थर से अपने शक्तियों को वापस ले लिया और अगले ही पल उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गई। तभी उसने खुद से कहा, मुझे इस करिश्माई पत्थर को दुनिया से छुपा कर रखना होगा, वरना ये मेरे लिए चुनौती खड़ा कर सकता है। लोग इसे पाने के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसने देखा समय निकला जा रहा था, इसीलिए उसने जल्दी से करिश्माई पत्थर को अपने थैले में डाला और अकादमी के लिए निकल गया। कुछ देर बाद हंसिका के अध्ययन कक्ष में पहुंचकर उसने देखा कि हंसिका अब भी अध्ययन में लगी हुई थी। तभी उसने खांसकर उसे सूचित करने की कोशिश की कि वह आ गया है। ओह, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, हंसिका ने कहा। जवाब में प्रलय ने कहा, माफ करना, मैंने आने में इतनी देर कर दी। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, कहकर वह अपने स्थान से उठी और प्रलय को साथ लेकर तीरंदाजी प्रशिक्षण कक्ष की ओर निकल गई, जो पास में ही थी। प्रशिक्षण कक्ष में आकर उसने देखा कि उसकी दोनों सहेलियां त्रिखा और विधि अपना अपना धनुष लिए अभ्यास के लिए तैयार खड़ी थीं। वहीं उनके बगल में तकरीबन 16-17 साल का एक लड़का खड़ा था, जिसने योद्धा वस्त्र पहना हुआ था। उसने अपने हाथ में एक भारी भरकम धनुष पकड़ रखा था। उसका नाम पिंटू था। वह त्रिखा का भाई था। वह अभिमन्यु रैंक के प्रखर दायरे का योद्धा था। उसकी क्षमता दीपेंद्र के समकक्ष थी। पिंटू के मन में हंसिका के लिए विशेष भावना थी।
इसीलिए वह अक्सर अपनी बहन के साथ अभ्यास पर आता था। वह हंसिका से करीबियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन हंसिका उसे बेवकूफ़ समझती थी क्योंकि उसकी नज़रों में आने के लिए वो हमेशा ऊंट-पटांग काम कर जाता था। फिलहाल पिंटू ने जैसे ही हंसिका के साथ प्रलय को देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह प्रलय को अच्छे से पहचानता था। तभी पिंटू ने पूछा, हंसिका, तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आई हो? ये मेरा सहायक है, हंसिका ने बेमन से जवाब दिया। सहायक? हष्ट फेस पिंटू चौंका। एक पल की चुप्पी के बाद उसने हैरानी में कहा, तुम्हें सहायक की क्या जरूरत आ पड़ी? और वैसे अगर तुम्हें एक सहायक की जरूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं भी तो तुम्हारी सहायता कर सकता था। और वैसे ये किसे उठा लाई हो? क्या तुम्हें पूरे अकादमी में यही एकमात्र लड़का मिला था? इससे तो तुम्हारा धनुष भी नहीं उठेगा। ये तुम्हारी मदद क्या करेगा? तुम अभ्यास करने आए हो तो अभ्यास करने पर ध्यान दो। क्या सही है और क्या गलत यह मुझे मत सिखाओ, हंसिका ने कहा और आगे बढ़ गई। त्रिखा और विधि के चेहरे पर भी प्रलय को लेकर सवाल थे। ये देखकर हंसिका ने उन्हें सब कुछ बाद में बताने का इशारा किया और तीरंदाजी स्थल पर आकर प्रलय से बोली, प्रलय, भंडार कमरे में मेरा तीसरे श्रेणी की धनुष रखा है, जाओ उसे लेकर आओ। प्रलय ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और उसका धनुष लेने के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षण कक्ष के भंडार कमरे में आ गया, जिसमें अलग अलग श्रेणी के ढेर सारे तीर धनुष रखे हुए थे। वहीं एक बक्सा रखा था जिस पर हंसिका लिखा हुआ था। उस बक्से में ही हंसिका का धनुष था। तीसरे श्रेणी के तीर धनुष को काफी शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना हर किसी के बस में नहीं था। इसके इस्तेमाल के लिए एक योद्धा के पास कम से कम 90 शारीरिक शक्ति की योग्यता होनी चाहिए, तभी जाकर वह तीसरे श्रेणी के धनुष की रस्सी को खींच सकता था। खैर फिलहाल प्रलय ने बक्से से हंसिका के तीसरी श्रेणी का धनुष लिया और एक तीरों से भरा तीरकोश लेकर बाहर हंसिका के पास आकर उसे सौंप दिया। तभी हंसिका ने उससे कहा, जाओ तुम भी खुद के लिए एक उपयुक्त धनुष ले लो और अभ्यास करो। प्रलय ने हाँ में सिर हिलाया और वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसने हंसिका के तीरंदाजी कौशल के बहुत चर्चे सुन रखे थे, इसीलिए वह उसके तीरंदाजी कौशल को देखना चाहता था। हंसिका अब अभ्यास करने लगी थी। उसके सामने 20 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा आत्मघाती बांधवार था। उस यंत्र से प्रति मिनट 60 तीर निकल रहे थे, जो तेजी से एक के बाद एक हंसिका पर जानलेवा हमला कर रहे थे। हंसिका उन तीरों पर निशाना साध रही थी। उसकी गति कमाल की थी। वह एक के बाद एक उन तीरों को अपने हमले से नीचे गिरा दे रही थी। ये देखने में जितना आसान लग रहा था उससे कहीं अधिक मुश्किल था। हंसिका की एक चूक उसे गंभीर रूप से जख्मी कर सकती थी। आत्मघाती बांधवार के साथ अभ्यास करना बहुत मुश्किल था। अकादमी में गिने चुने लोग ही ये अभ्यास कर पाते थे। यह इतना खतरनाक था कि एक गलती मौत का कारण बन सकती थी। हाँ, लेकिन जो तीरंदाज इसमें महारत हासिल कर लेता था उसे तीरंदाजी में कोई आसानी से मात नहीं दे सकता था। फिलहाल पिंटू, विधि और त्रिखा तीनों हैरान आंखों से हंसिका के तीरंदाजी कौशल को देख रहे थे। तभी पिंटू ने कहा, हंसिका, तुम खुद के बारे में नहीं सोच सकती तो कम से कम मेरे बारे में भी तो सोच लिया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? पिंटू के इतना कहते ही एक तीर तेजी से उसके गर्दन को छूते छूते निकल गया, जिससे वह बाल बाल बचा। तीर को अपने करीब से गुजरता देखकर उसकी तो गले की थूक ही सूख गई थी। तभी हंसिका ने अभ्यास करते हुए ही कहा, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे गर्दन पर निशाना नहीं लगाया था, वरना अब तक तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते। इसलिए आइंदा से मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले ध्यान से सोच लेना। पिंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इन सब का आदी हो चुका था। वहीं प्रलय की आंखों में हंसिका के तीरंदाजी कौशल को लेकर एक विशेष चमक थी। उसने आज से पहले कभी किसी को इतनी बेहतरीन तीरंदाजी करते हुए कभी नहीं देखा था। हंसिका की गति लाजवाब थी। वह जिस फुर्ती से तीरकोश से तीर निकालकर हमला कर रही थी वो अविश्वसनीय था। अभी अभी उसने जो पिंटू पर हमला किया था वह तो कुछ ज्यादा ही अविश्वसनीय था। प्रलय तो देख भी नहीं पाया था कि कब हंसिका ने पीछे मुड़कर पिंटू पर निशाना साध दिया था। तुम्हारी तीरंदाजी अविश्वसनीय है, प्रलय ने हंसिका की तारीफ करते हुए कहा। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं प्रति मिनट 200 से भी अधिक तीरों का सामना कर सकती हूँ, वो भी बिना रुके। वैसे ये मेरे सालों के अभ्यास का नतीजा है, हंसिका ने कहा। ये सुनकर प्रलय का हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि हंसिका 1 मिनट में 200 से भी अधिक तीरों का सामना कर सकती थी। हष्ट फेस। तभी प्रलय पीछे मुड़ा और भंडार कमरे की ओर चल पड़ा। वहां आकर उसने खुद के लिए एक 0 श्रेणी का धनुष उठाया और एक तीरकोश लेकर बाहर तीरंदाजी स्थल पर आ गया और सामने के निशाना बिंदु पर निशाना साधने लगा। पिंटू ने जब ये देखा तो वह उसे ज्ञान देने के लिए उसके पास आ गया और उसे समझाने लगा कि धनुष कैसे पकड़ी जाती है और तीरंदाजी करते समय तीरकोश से तीर निकालने का सही तरीका क्या है। देखो बच्चों, अगर तुम एक अच्छा तीरंदाज बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले धनुष पकड़ना सीखना होगा, तभी जाकर तुम अच्छी तरह से निशाना साध पाओगे, पिंटू ने प्रलय से कहा। वह प्रलय को नौसिखिया समझ रहा था, जबकि हकीकत तो ये था कि प्रलय एक अच्छा तीरंदाज था। वह बस अपनी रैंक की वजह से मात खा जाता था, वरना तो वह तीसरे श्रेणी का भी धनुष चला सकता था।
तीरंदाजी का अच्छा ज्ञान होने के बावजूद भी प्रलय ने अहंकार नहीं दिखाया और चुपचाप पिंटू की बात सुनता रहा। हंसिका की नज़रों में आने के लिए पिंटू जानबूझकर प्रलय को समझाते हुए तेज आवाज में बोल रहा था। हंसिका लगातार 5 मिनट तक अभ्यास करने के बाद अभी विश्राम मुद्रा में खड़ी थी और पिंटू को देख रही थी जो प्रलय को ज्ञान बांट रहा था। खैर, थोड़ी ही देर में वे पांचों अभ्यास में जुट गए थे। सभी अपने अपने अभ्यास पर ध्यान दे रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद हंसिका त्रिखा और विधि के साथ प्रशिक्षण कक्ष से किसी काम से बाहर चली गई थी और फिलहाल पिंटू और प्रलय ही प्रशिक्षण कक्ष में अभ्यास कर रहे थे। तभी थोड़ी देर के विश्राम के बाद पिंटू ने फिर से अपने दूसरे श्रेणी के धनुष को उठाया और खुद से 100 मीटर दूर निशाना बिंदु पर निशाना साधने लगा। वहीं प्रलय का ध्यान इस समय थोड़ी दूरी पर मौजूद हंसिका के धनुष पर टिकी हुई थी, जिसे हंसिका अभी अभी वहां पर रखकर बाहर चली गई थी। उस धनुष को लेकर उसकी आंखों में चमक दिखाई दे रही थी, मानो वो उस धनुष को एक बार इस्तेमाल करना चाह रहा हो। तभी उसने अपने धनुष को वहीं पर रख दिया और हंसिका के धनुष की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर पिंटू ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं एक बार हंसिका के धनुष को देखना चाहता हूँ, प्रलय ने कहा। उसके बाद पर पिंटू ने कहा, क्या तुम पागल हो? वह तीसरे श्रेणी का धनुष है, उसे हाथ लगाने का कोई फायदा नहीं है, तुम उसकी रस्सी को हिला तक नहीं पाओगे। मैं खुद अभिमन्यु रैंक के प्रखर दायरे का योद्धा हूँ और मैं उसकी रस्सी को चाहकर भी नहीं खींच पाता हूँ। हंसिका बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए वह उसका इस्तेमाल कर पाती है। तुम्हें अभी अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रलय ने उसकी बात को स्वीकार किया, लेकिन एक बार वह उस धनुष को छूना चाहता था और उसकी रस्सी को खींचना था, इसीलिए उसने जल्दी से आगे बढ़कर हंसिका के धनुष को अपने हाथ में उठा लिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसके रस्सी पर हाथ रखकर उसे खींचने का प्रयास किया। वह धनुष के रस्सी को हिला नहीं सका, मानो वह किसी सख्त लोहे के सरिये को खींचने का प्रयास कर रहा हो। उसने महसूस किया कि वह रस्सी हद से ज्यादा मजबूत और कसी हुई थी। पिंटू ये देखकर हंस रहा था। उसने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उसे नहीं खींच पाओगे, क्यों परेशान हो रहे हो? अपने अभ्यास पर ध्यान दो। कहकर पिंटू अभ्यास करने लगा। इस वक्त प्रलय की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। तभी उसने आसपास नजर घुमाया, वहां पर पिंटू के सिवा और कोई नहीं था। ये देखकर वह अपने करिश्माई पत्थर को याद करते हुए धीरे से मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके ऐसा करते ही उसकी आंखें नीले रंग में चमकने लगी। तभी उसने मन ही मन खुद से कहा, अब देखता हूं क्या होता है। ये सोचकर उसने जैसे ही धनुष की रस्सी को खींचा, तार टककर लकड़ी के टूटने की एक जोरदार आवाज प्रशिक्षण कक्ष में गूंज गई। इसी के साथ प्रलय की जान उसके हलक में आ गई। वहीं पिंटू ने जब लकड़ी टूटने की आवाज सुनी तो वह चौंक गया। वह झट से पीछे मुड़ा और आश्चर्य से प्रलय को देखते हुए पूछा, ये आवाज कैसी थी? पिंटू की बात सुनकर प्रलय अनजान बनने का दिखावा करते हुए उसे देखने लगा और बोला, फ्लश्ड, कैसी आवाज? अरे वही जो अभी अभी गूंजी थी, पिंटू ने कहा। अभी अभी? हस्ट फेस, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो नहीं सुनी कोई आवाज, प्रलय ने कहा। तुम बहरे हो क्या? इतने तेज आवाज को तुम सुन नहीं पाए? पिंटू ने कहा। मैं बहरा नहीं हूं, मुझे लग रहा है कि अभी अभी तुम्हारे कान बजे थे, प्रलय ने उसे बुद्धू बनाते हुए कहा। ये सुनकर पिंटू कंफ्यूज हो गया कि कहीं सच में उसके कान बजे तो नहीं थे ना। इस बात को सोचकर उसने मान लिया कि शायद ऐसा ही हुआ था, इसीलिए वह फिर से अभ्यास में जुट गया। ये देखकर प्रलय ने चैन की सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, शुक्र है कि उसे पता नहीं चला। कहकर वह धनुष को देखने लगा। धनुष की लकड़ी बीच से आधा टूट गई थी, जबकि रस्सी बिल्कुल सही सलामत थी। उसने आश्चर्य से कहा, ये कैसा धनुष है? इसकी लकड़ी से तो ज्यादा इसकी रस्सी मजबूत है। वैसे मुझे इसे जोर से नहीं खींचना चाहिए था। अब प्रलय का दिमाग इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तेजी से दौड़ रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को इस बारे में पता चले कि उसने तीसरे श्रेणी का धनुष तोड़ दिया था, वरना लोग उस पर संदेह करने लगेंगे। तभी पिंटू को देखकर उसे ख्याल आया और वह भागकर उसके पास चला गया। प्रलय ने उसे सुझाव दिया, दोस्त, मुझसे तो इसकी रस्सी खींचने से रही, क्यों ना तुम एक बार इसका इस्तेमाल करके देखो? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पिंटू ने कहा। वह जान रहा था कि वह हंसिका के तीसरे श्रेणी के धनुष को चलाने में इस वक्त सक्षम नहीं था। दोस्त, तुम हंसिका को पसंद करते हो ना? प्रलय ने कहा। यह सुनकर पिंटू उसे घूर कर देखने लगा और कहा, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम हंसिका के लिए सही हो। ये बात हंसिका भी समझती है, इसीलिए वह तुम्हें कभी भाव नहीं देती, प्रलय ने कहा, जिसे सुनकर पिंटू भड़क गया। वह गुस्से में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जब तुम उसके धनुष को नहीं संभाल सकते तो उसे क्या संभालोगे? प्रलय ने उसे भड़काते हुए कहा और यह बात सुनकर पिंटू का समूचा शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि उसे कमजोर समझा जा रहा था। वो सख्त लहजे में बोला, लगता है तुम मुझे कमतर आंक रहे हो। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। लाओ ये धनुष मेरे हवाले करो, मैं इसका हंसिका से भी बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ।
प्रलय को सब कुछ अपने मन मुताबिक होता हुआ दिखाई दिया। उसने बड़े चालाकी से धनुष के टूटे हुए अंश को उसकी नजरों से बचाते हुए उसके हाथ में दे दिया। पिंटू जोश में इतना मदहोश हो गया था कि उसने धनुष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने तीरकोश से एक तीर निकलकर उसे जल्दी से धनुष में लगा दिया और सामने निशाना बिंदु पर निशाना साधते हुए रस्सी को कस के खींचा। और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह धनुष जो दरार पड़ने की वजह से पहले से ही कमजोर हो गया था, बीच से टूटकर दो हिस्सों में अलग हो गया। ठीक इसी समय हंसिका, त्रिखा और विधि के साथ प्रशिक्षण कक्ष में आ चुकी थी और उसने पिंटू के हाथों अपने धनुष को टूटते हुए देख लिया था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या प्रलय इस सच्चाई को छुपाने में कामयाब हो गया था? CH7 दंड। निशाना बिंदु पर निशाना साध कर पिंटू ने जैसे ही हंसिका के धनुष के रस्सी को खींचा था, धनुष बीच से दो हिस्सों में टूट गई थी और ये होते हुए हंसिका ने देख लिया था, जो अभी अभी वहां पहुंची थी। जिससे अनजान पिंटू धनुष के टूटने से हैरान हो गया था। फ्लश्ड, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके तनिक से बल लगाने से हंसिका की धनुष टूट कैसे गई थी। क्या वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि तीसरे श्रेणी की इतनी शक्तिशाली धनुष उसके ताकत को झेल नहीं पाए? वहीं पिंटू के पीछे खड़ा प्रलय हंसिका और उन दोनों लड़कियों के आगमन को भांप गया था, इसीलिए वह चुपचाप खड़ा था, या फिर कहें तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह इस वक्त किस तरह से प्रतिक्रिया दिखाए। वहीं हंसिका, त्रिखा और विधि भी इस समय उतनी ही हैरान लग रही थी जितना कि पिंटू था। वे तीनों पिंटू को अच्छे से जानती थीं, इसीलिए उन्हें इतना तो यकीन था कि तीसरे श्रेणी के धनुष को तोड़ना पिंटू के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह इतनी मजबूत होती थी कि उसे भीम रैंक के महाशिखर दायरे का योद्धा भी नहीं तोड़ सकता था, जिनकी शारीरिक शक्ति लगभग 300-500 के बीच होती थी, जबकि पिंटू की शारीरिक शक्ति फिलहाल 50-60 के बीच थी। लेकिन वे अपनी आंखों देखी घटना को झुठला भी नहीं सकती थी। वहीं पिंटू, जो कि अपने हाथ में टूटे धनुष को लिए हैरानी में उसे देख रहा था, उसे जैसे ही याद आया कि प्रलय उसके पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था, तो वह एकदम से अपना सीना तानकर खड़ा हो गया। उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। वह प्रलय को दिखाना चाह रहा था कि प्रलय और उसके बीच ताकत का कितना बड़ा अंतर था। तभी उसने शेखी बघारते हुए कहा, देखा मैं कितना ताकतवर हूं। तुम कहां इस मामूली धनुष के रस्सी को हिला तक ना सके और मैंने इसका क्या हश्र कर दिया। अब समझे कि मैं कितना ताकतवर हूं। जिस तरह से ये मामूली धनुष मेरी ताकत को झेल ना सका, उसी तरह से हंसिका भी मुझे झेल नहीं सकती है। कहते हुए उसने बिना पीछे देखे ही धनुष को जोर से पीछे फेंक दिया। उसके फेंकने के अंदाज से कोई भी कह सकता था कि पिंटू ये दिखाना चाह रहा था कि वह उस धनुष को एक मामूली धनुष समझ रहा था। बदकिस्मती से वह टूटा हुआ धनुष हंसिका के पैरों के पास जा गिरा था और इसी के साथ उसका गुस्से से पारा चढ़ गया था। हंसिका का गुस्से से भरा चेहरा देखकर प्रलय को पिंटू के लिए चिंता होने लगी थी। वैसे तो प्रलय को पिंटू का शक्ल देखकर ही पता चल गया था कि वह शेखीबाज था, लेकिन वह तो उसके सोच से भी बड़ा शेखीबाज निकला। अगर प्रलय ये बात पहले से जान रहा होता तो वह अपने करतूत को छुपाने के लिए उसके हाथों धनुष तुड़वाने का काम कभी नहीं करता। ख्वामखाह उसने हंसिका को गुस्सा दिला दिया। इससे तो बढ़िया होता कि उसने अपने किए का दोष खुद के सिर पर ले लिया होता और कोई अच्छा सा बहाना बनाकर बात को वहीं निपटा देता। तभी पिंटू ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आगे कहा, अरे सच कहूं तो हंसिका डरती है मुझसे। वह तो मुझे जानबूझकर भाव नहीं देती है, क्योंकि वह जानती है ना कि मैं कितना खतरनाक हूं, वरना दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की है क्या जो मुझे भाव ना दे। आखिर मैं इतना रूपवान और शक्तिशाली जो हूं। अरे हंसिका तो उतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि चित्रकूट के युवाओं ने अफवाह उड़ा रखा है। पता नहीं सभी उसके बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों कहते हैं। सच कहूं तो तुम्हें यकीन नहीं होगा मैंने कितनी लड़कियों को अस्वीकार, रिजेक्ट किया है अपने जीवन में। उनमें कई तो हंसिका से भी खूबसूरत और प्रतिभाशाली थी। अरे बस कर भाई, अब कितना शेखी बघारेगा तू। पहले ही तेरी बातें सुनकर हंसिका बहुत गुस्से में है। क्यों अपनी कब्र खोदने पर तुला है? अरे चुप नहीं हो सकता तो कम से कम एक बार पीछे तो मुड़कर देख ले। प्रलय ने पिंटू को शेखी बघारता देखकर चिढ़ते हुए मन ही मन सोचा। पिंटू बोलता ही जा रहा था, तुम्हें लगता होगा कि मैं हंसिका पर मरता हूं, लेकिन सच तो यह है कि मुझे उस पर तरस आती है, इसीलिए मैं उस पर मरता हूं, ऐसा दिखावा करता हूं। वरना मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लगता हूं क्या जो उस पर मरूंगा? मैं तो बस तरस खाकर उस पर मरने का एहसान कर रहा हूं। उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन वह अभी ना समझ है ना। पर कोई नहीं, वह जब समझदार हो जाएगी ना तो देखना कैसे वह मेरी एक बात पर अपनी जान लुटाने के लिए भी तैयार हो जाएगी। वैसे ये सब छोड़ो, तुमने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बड़े बड़े नगरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक वैसे ही हम जैसे सूरमाओं को पाने के लिए हंसिका जैसी लड़कियां मरती रहती हैं। फिर एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी इतनी अच्छी किस्मत से ईर्ष्या हो रही होगी, पर कोई नहीं, मैं तुम्हारी स्थिति को अच्छे से समझ रहा हूं। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी खुद की तरह बना सकता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा और आगे से मैं तुम्हें जो भी कहूं मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। और फिर पीछे मुड़ते हुए, कहो क्या ख्याल है मेरे प्रस्ताव पर?
क्या तुम भी मेरी तरह बनना चाह? रस्ट फेस इससे पहले कि पिंटू अपनी बात पूरी कर पाता वहां हंसिका को देख उसका खून ही सूख गया। उसका हाल एक पल में ही ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। रस्ट फेस इस वक्त उसकी जोरों से धड़कती हर धड़कन उससे बस एक ही बात कह रही थी, काश काश कि ये धरती इसी वक्त फट जाती और आने वाले तूफान से पहले वो उसमें समा जाता। वह इस समय एक ऐसी दुविधा में फंस गया था कि उसके लिए ये समझना लगभग नामुमकिन हो गया था कि वह अपनी किस्मत पर रोए या हंसे। ये उसे एक ऐसी स्थिति में फंसा दिया था भगवान ने, वह तो बस प्रलय की नज़रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शेखी बघार रहा था। अगर उसे पता होता कि हंसिका उसकी बातें सुन लेगी तो वह अपना जुबान कटवा लेता, लेकिन अपने मुंह से उसके बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें कभी नहीं कहता। न जाने उसने क्या क्या बक दिया था हंसिका के बारे में, पता नहीं अब वह उसके बारे में क्या सोच रही होगी। इसी तरह की बातें उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिलहाल तो वह देख पा रहा था कि हंसिका की आंखें गुस्से में लाल मिर्च की तरह लाल हो गई थी। ये देखकर पिंटू ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और लड़खड़ाते हुए बोला, फ्लश्ड, हंसिका, वो बस मैं मजाक कर रहा था। कहते हुए पिंटू बड़े मुश्किल से अपने सूखते गले से थूक निगल पाया। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे थे। अगर हंसिका इस वक्त उसे एक बार भी चिल्लाकर डांट देती तो निश्चित तौर पर उसकी पतलून गीली हो जाती। तभी पिंटू अपने कुर्ते के आस्तीन से अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए प्रलय के पास आ गया और बेचारा सा मुंह बनाकर उससे बोला, भाई जरा देख तो मुझे बुखार हो गया है क्या? पता नहीं क्यों अचानक से मन थोड़ा भारी सा लगने लगा है। अरे क्या हुआ? अभी तो तुम बहुत शेखी बघार रहे थे कि हंसिका तुमसे डरती है वगैरह वगैरह, पर हंसिका को देखकर तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों हो गई? प्रलय का मन किया कि वह पिंटू से यह बात कह दे, लेकिन मामला गंभीर देखकर उसने चुप रहना बेहतर समझा। तभी उसने पिंटू की तबीयत जांचने के लिए उसका हाथ पकड़ा। उसने देखा कि पिंटू के शरीर का तापमान सामान्य था, बस उसके चेहरे पर घबराहट थोड़ी अधिक दिख रही थी। उसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सही सलामत हो। पिंटू ने घबराते हुए कहा, भाई शायद तुमसे जांचने में कोई गलती हुई है, जरा मेरी सिर पर हाथ रखो तो। कहकर उसने खुद ही प्रलय का हाथ अपने सिर से लगा दिया और कहा, रस्ट फेस, देखो तो मुझे कितना बुखार है। फिर एक पल की चुप्पी के बाद उसने खुद ही कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, है ना? तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? घर पर जाकर आराम करूंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। कहकर वह दबे पांव वहां से जाने लगा। वह जितना हो सके उतना जल्दी हंसिका के नजरों से दूरी हो जाना। हंसिका के सामने से गुजरते हुए उसकी तनिक भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह एक बार नजर उठाकर उससे नजर मिला ले। खैर वो जैसे ही हंसिका अपनी बहन और विधि को पार करके आगे निकला, इतने में त्रिखा की चिल्लाने की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। पिंटू, यहाँ से भागो मत और इसी वक्त हंसिका से आकर माफी मांगो वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये सुनकर पिंटू के पांव अपने जगह पर ठिठक गए, उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद, तुम बुद्ध बने वहां पर खड़े क्या हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आकर हंसिका से इसी वक्त माफी मांगो, त्रिखा ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। पिंटू की वजह से त्रिखा को शर्मिंदा होना पड़ा था। वैसे तो वह भी यह अच्छे से जानती थी कि उसका भाई फेंकूचंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका भाई उसकी सोच से 4 कदम आगे था। खैर अपनी बहन की बात सुनकर पिंटू ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर हंसिका के सामने आकर खड़ा हो गया। हालांकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह हंसिका से आंखें मिला ले, उसने नजरें नीचे झुका रखी थीं। तभी वो बड़ा मुश्किल से हिम्मत जुटाकर बोला, पेंसिव फेस, मुझे माफ कर दो हंसिका, मैंने वह बातें बस मजाक में कही थी, इसलिए उसे इतनी गंभीरता से मत लेना। हंसिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वो उसे नजरअंदाज करके आगे निकल गई, मानो पिंटू कोई बहुत बड़ा बेवकूफ हो। ये देखकर पिंटू को चिंता होने लगी कि कहीं उसने हंसिका को नाराज तो नहीं कर दिया था ना। रास्ट फेस, पिंटू, ये तूने क्या कर दिया? शेख ही बघारने के चक्कर में हंसिका को नाराज कर दिया। ये तूने ठीक नहीं किया, अब वह तुझे कभी माफ नहीं करेगी। रास्ट फेस, पिंटू ने खुद को कोसते हुए मन ही मन सोचा। वहीं हंसिका सीधे भंडार कक्ष में आ गई थी। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने अपने एक हाथ में 3वीं श्रेणी का धनुष और दूसरे में 100 तीरों से भरा एक तीरकोश पकड़ा हुआ था, जिसे लेकर वह बाहर निशानेबाजी क्षेत्र में आ गई और तीरकोश को नीचे रखकर धनुष को निशाना लगाने की स्थिति में पकड़कर उसके डोर को इतनी जोर से खींचा कि उससे निकली टंकार पूरे तीरंदाजी प्रशिक्षण कक्ष में गूंज उठी। ये देखकर विधि मन ही मन बोली, अब पिंटू को हंसिका से कोई नहीं बचा सकता। तभी सभी ने हंसिका को पिंटू की ओर बढ़ते हुए देखा। पिंटू की हालात इस समय बहुत खराब हुई पड़ी थी। इस समय उसे हंसिका किसी क्रूर देवी की तरह लग रही थी जिसके प्रकोप से बचना नामुमकिन था, इसलिए उसका समूचा शरीर कांप रहा था। पिंटू के करीब आकर हंसिका ने उस धनुष को उसकी ओर उछाल दिया, जिसे पिंटू ने जैसे ही अपने हाथ में पकड़ा, हंसिका ने कड़े स्वर में कहा, तीरकोश में 100 तीर हैं, जाकर घूमते चक्र पर निशान साधो, ध्यान रहे, एक भी तीर तीरकोश में बचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
कहकर उसने नीचे पड़े अपने टूटे हुए धनुष को उठाया और उसे गौर से देखते हुए कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे इतने मजबूत धनुष को तोड़ कैसे दिया। खैर, मैं भी देखूं कि तुम सच में इतने ताकतवर हो गए हो या मेरा धनुष ही कमजोर पड़ गया था। तभी हंसिका की नजर पिंटू पर गई जो अब तक वहीं पर खड़ा था। ये देखकर वह चिल्लाते हुए बोली, पाउटिंग, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ जाकर निशाना साधो। ये सुनकर पिंटू घबरा गया, वह भाग खड़ा हुआ। वह सीधे निशानाबाजी क्षेत्र में आ गया और तीरकोश से तीर निकालकर उसे धनुष के डोर पर चढ़ाते हुए निशाना साधने की कोशिश करने लगा। हंसिका बोली, अगर तुम्हारी बहन मेरी सहेली नहीं होती तो अब तक मैंने तुम्हें जान से मार दिया होता। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की ऊल जलूल बातें कहने की? अब आगे क्या होने वाला है? क्या पिंटू हंसिका का दिया हुआ चैलेंज पूरा कर पाएगा? क्या होगा यदि पिंटू ने इसमें प्रलय को घसीट दिया तो? CH8 दुश्मनों की नज़र। निशानेबाजी क्षेत्र में खड़े पिंटू को देखते हुए हंसिका बोली, अगर तुम्हारी बहन मेरी सहेली नहीं होती तो अब तक मैंने तुम्हें जान से मार दिया होता। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की ऊल जलूल बातें कहने की? पिंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह घूमते चक्र पर निशाना साधकर धनुष के डोर को खींचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। शुरू में वह उत्साहित था, उसे लगा था कि वह हंसिका का दिया काम आसानी से पूरा कर लेगा, लेकिन डोर खींचने पर उसने महसूस किया कि वह अपनी पूरी क्षमता लगाकर भी मुश्किल से धनुष के डोर को 1 से 2 इंच ही खींच पा रहा था। उसने भरसक प्रयास किया लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सका। अब उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह समझ गया कि हंसिका का धनुष कमजोर था, इसीलिए उससे इतनी आसानी से टूट गया था। वहीं पिंटू को डोर खींचने की नाकाम कोशिश करता देख हंसिका ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। वैसे भी मुझे इससे कोई उम्मीद थी भी नहीं, तभी तो कहूं कि इस बेवकूफ ने मेरी तीसरी श्रेणी का धनुष इतनी आसानी से तोड़ कैसे दिया। तभी उसने आशंका जताते हुए खुद से कहा, जरूर मेरे जाने के बाद यहाँ कुछ तो हुआ था, लेकिन क्या? एक तीसरी श्रेणी के धनुष को भीम रैंक का शीर्ष योद्धा ही तोड़ सकता था। क्या इस बीच यहाँ कोई भीम रैंक का योद्धा आया था? पर वह कौन हो सकता है? अकादमी में गिने चुने छात्र ही भीम रैंक पर पहुंच पाए हैं। तभी वो प्रलय को देखने लगी। वह अभ्यास में लगा था। हंसिका ने उससे पूछा, प्रलय, क्या मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था? प्रलय ने कहा, नहीं, कोई नहीं आया था। प्रलय ये बात अच्छे से समझ रहा था कि हंसिका उससे ये क्यों पूछ रही थी। जाहिर सी बात थी, वह अपने धनुष के टूटने को लेकर परेशान थी। खैर, प्रलय की बात सुनकर हंसिका को हैरानी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी धनुष इतनी आसानी से टूट कैसे गई थी, जबकि जाने से पहले जब वह उसका इस्तेमाल कर रही थी तब तो वह बिल्कुल ठीक था। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह प्रलय के पास आ गई और उसे कांसे का 5 सिक्का देते हुए बोली, मुझे कुछ जरूरी काम आ पड़ी है, इसलिए मैं आज अब और अभ्यास नहीं कर पाऊंगी। हम कल सुबह फिर मिलेंगे, कहकर वह जाने लगी। जाते हुए उसने पिंटू को देखा, वह बहुत परेशान लग रहा था। ये देखकर उसने कड़े स्वर में कहा, जब तक तीरकोश की सारी तीर खत्म नहीं हो जाती तुम वहां से हिलना मत। कहते हुए वह वहां से चली गई। हंसिका और दोनों लड़कियों के जाते ही प्रियल पिंटू के पास आ गया और उसके पीठ पर हाथ रखकर बोला, दोस्त, मुझे पता है कि तुम अब तक हंसिका के सामने कमजोर बनने का नाटक कर रहे थे। मैं भी तुम्हारे जगह होता तो यही करता जैसा कि तुमने किया, पर कोई नहीं, अब वह जा चुकी है। अब तुम बेझिझक अपने असली ताकत का प्रदर्शन कर सकते हो। प्रलय की बातें सुनकर पिंटू की आंखें चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या फ्लश्ड इसका मतलब? इस बेवकूफ को कब से ये लग रहा था कि मैं नाटक कर रहा था। ओ कितना बेवकूफ है ये, मेरे हकीकत को मेरा नाटक समझ रहा था। ये सोचते हुए वह पीछे मुड़ा और अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर उससे बोला, तुम काफी समझदार हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे नाटक को पकड़ लिया। बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं और तुम उन्हीं समझदार लोगों में से एक हो। पिंटू प्रलय को बेवकूफ समझ रहा था। उसे लगा कि वह प्रलय को आसानी से बेवकूफ बना सकता था, लेकिन अब उस बेचारे को कौन समझाए कि वह जिसे बेवकूफ समझ रहा था वह उसे ही बेवकूफ बना रहा था। तभी प्रलय मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है दोस्त। क्या नाटक कर रहे थे तुम? तुम्हारे नाटक को कोई पकड़ ही नहीं सकता है। अरे उस वक्त तो मैं भी भ्रमित हो गया था जब तुम्हारे शरीर से पसीने छूटने लगे थे। क्या नाटक कर रहे थे तुम? मुझे तो लगा कि वह सब सच में हो रहा था। और फिर एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, वैसे कैसे कर लेते हो तुम ये सब? मुझे भी सिखा देते तो बहुत मेहरबानी होती। जरूर जरूर सिखाऊंगा तुम्हें मेरी तरह नाटक करना, पिंटू ने कहा। प्रलय मन ही मन मुस्कुराया और उससे बोला, अच्छा दोस्त, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना वादा भूलना मत। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द ही तुम मुझे भी अपनी तरह एक शेखीबाज बना दोगे। क्या शेखीबाज? पिंटू ने चौंक कर कहा, नहीं फ्लश्ड, मेरा मतलब नाटकबाज। वो शेखीबाज तो गलती से मुंह से निकल गया। ग्रिन, प्रलय ने बात को बदलते हुए कहा। अच्छा, पिंटू ने कहा। तभी प्रलय उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोला, अच्छा दोस्त, तुम लगे रहो, मैं चलता हूँ, हम कल फिर मिलेंगे।
कहकर वह वहां से फटाफट निकल गया और सीधे अपने घर पर आ गया। वह काफी उत्साहित और हड़बड़ी में लग रहा था, मानो किसी बात की उसे बहुत जल्दी हो। दरअसल वह कब से उस पुस्तक को पढ़ने के लिए बेताब हो रहा था। वह उस दिव्य वस्तु के बारे में और अधिक जानना चाहता था। वो फटाफट जमीन पर पालदी मारकर बैठ गया और पुस्तक को अपने गोद में रखकर पढ़ने लगा। उसमें दिव्य वस्तु से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां दी गई थीं। तभी वो पुस्तक में दिए एक तस्वीर को देखकर भौंचक्का रह गया। उस पृष्ठ पर हूबहू वैसी ही तस्वीर बनी हुई थी जैसा कि उसके पास मौजूद उस करिश्माई पत्थर का था। ये तो बिल्कुल मेरे करिश्माई पत्थर के जैसा दिख रहा है, अस्टॉनिश्ड फेस, प्रलय ने चौंकते हुए कहा। कुछ पल के चुप्पी के बाद वह चिंता जताते हुए खुद से बोला, इसका मतलब मेरे अलावा भी कुछ और लोग हैं जो ये जानते हैं कि दिव्य वस्तु कैसी दिखती है। लेकिन पिछले दिन वह व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि दिव्य वस्तु को ना तो किसी ने देखा है और ना ही उसके आकार के बारे में कभी किसी ने सुना है। इसका मतलब क्या है? क्या वो व्यक्ति मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, या सच में उसे कुछ नहीं पता था? या फिर हो सकता है कि इस किताब को बहुत कम लोगों ने पढ़ा हो? अचानक प्रलय गंभीर हो गया। वह जब पुस्तकालय में इस किताब को ढूंढ रहा था, तब वहां सिर्फ उसे इस पुस्तक की एक ही प्रतिलिपि मिली थी, जबकि पुस्तकालय में हर पुस्तक की कम से कम 100 प्रतिलिपियां मौजूद होती थी। और रही बात इस तरह के पुस्तकों की जिन्हें हजारों साल पहले लिखी गई थी, ऐसे पुस्तकों की भी वहां पर कम से कम 10 प्रतिलिपियां तो आसानी से उपलब्ध होती थीं। इसका मतलब क्या था, ये प्रलय के लिए समझना मुश्किल नहीं था। यानी कि मुझसे पहले जो 9 प्रतिलिपियां पुस्तकालय से निकाली गई थीं, उन्हें पढ़ने वाले लोगों को दिव्य वस्तु के बारे में सब कुछ पता होगा। अब मुझे बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है, वरना ये दिव्य वस्तु मुझसे छीन ली जाएगी। प्रलय ने गंभीरता से विचार किया। वो उस पुस्तक के पन्नों को तेजी से पलटने लगा। पृष्ठ संख्या 76 पर एक व्यक्ति की धुंधली तस्वीर बनी हुई थी। प्रलय उस तस्वीर को गौर से देखने लगा। पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार यह वही व्यक्ति था जिसे आज से 1800 साल पहले दिव्य वस्तु मिली थी। उसका नाम हर्षवर्धन था। वो एक साधारण परिवार से था, लेकिन दिव्य वस्तु के मिलने के बाद उसने खुद को दुनिया के एक महान राजा के रूप में स्थापित कर लिया था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह अकेले ही पूरे दुनिया का अस्तित्व मिटा सकता था। दुर्भाग्य से वह महान विभूति अपने 500 वर्ष की आयु में रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। तब से आज तक वह सभी के लिए सवाल बना हुआ है। इस बारे में विद्वानों और महान आलोचकों का अलग अलग मत था। कोई कहता है कि राजा हर्षवर्धन भगवान को प्राप्त हो गया, जबकि कोई कहता है कि वह कहीं एकांत में साधना कर रहा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वह किसी दूसरे दुनिया की यात्रा पर गया है और वह फिर से लौट कर आएगा। सबके अलग अलग मत थे, हालांकि कोई भी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि वास्तविकता क्या थी। पुस्तक में दी गई जानकारी के मुताबिक राजा हर्षवर्धन ने ही सर्वप्रथम इस पुस्तक को लिखा था। हालांकि प्रलय अभी जिस पुस्तक को पढ़ रहा था यह उसकी असली प्रतिलिपि नहीं है, फिर भी इस पुस्तक में दिए गए मंत्र और विधियां सही हैं। असली पुस्तक, जिसे राजा हर्षवर्धन ने लगभग 1600 साल पहले लिखी थी, वह आज भी उनके वंशजों के पास मौजूद है। जबकि प्रलय के हाथ में मौजूद पुस्तक उस पुस्तक का 27वां संस्करण है, जो कि सबसे नवीनतम संस्करण है। प्रलय ने पुस्तक को बंद कर दिया। वह अब काफी गंभीर लग रहा था। दुनिया में अब भी इतने शक्तिशाली लोग हैं कि वे पलक झपकते ही इस दुनिया में भूचाल ला सकते हैं। प्रलय दिव्य वस्तु को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर शक्तिशाली लोगों को ये पता चल गया कि उसके पास दिव्य वस्तु है तो वे लोग उससे उसे छीन लेंगे और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मैं अपने करिश्माई पत्थर को दुनिया की नज़र से बचा सकूं, प्रलय ने गंभीर रूप से सोचा। वह जान रहा था कि वह हमेशा करिश्माई पत्थर को अपने थैले में लेकर नहीं घूम सकता था। वह गहन चिंतन में डूब गया। कुछ देर बाद उसे एक विचार आया। उसने खुद से कहा, क्या होगा यदि मैं अपने करिश्माई पत्थर का एक लॉकेट बना दूं, एक ऐसा लॉकेट जिसके ऊपर धातु की परत चढ़ी हो। और फिर चिंतन करते हुए, नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसे में वो जल्दी से लोगों की नज़रों में आ जाएगा। फिर से वो अपने विचार में डूब गया। एक अंगूठी का क्या विचार है, उसने खुद से कहा। हाँ, ये सही रहेगा। एक छोटी सी अंगूठी जिसके ऊपर धातु की परत चढ़ी होगी। कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि उसमें दिव्य वस्तु है। उद्धरण चिन्ह। यह विचार उसे काफी पसंद आई, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल खड़ा हो गया। क्या इसकी अंगूठी बनाई भी जा सकती है? इस सवाल ने उसे परेशान कर दिया, क्योंकि अगर वह इसकी अंगूठी बना ही नहीं पाएगा, तब तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसका जवाब तो अब उसे पुस्तक में ही मिल सकता था। वह फिर से पुस्तक के पन्नों को पलटने लगा। अचानक उसकी नज़र एक पन्ने पर गई। शायद वही उसके सवाल का जवाब था, लेकिन जल्द ही वह उसे पढ़कर निराश हो गया। उस पृष्ठ पर दिए जानकारी के मुताबिक दिव्य वस्तु धातुओं के संपर्क में आते ही उन्हें अवशोषित करने लगता था, यानी कि वह तो कभी भी अंगूठी के ढांचे में रह ही नहीं पाएगा। अब प्रलय के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन तभी पृष्ठ के अंतिम वाक्य को पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। आखिर क्या लिखा था उस वाक्य में? क्या प्रलय अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा?
क्या वह अपने करिश्माई पत्थर को दुनिया से बचा पाएगा? अब क्या करेगा वह? CH9 प्रलय पहुंचा रिकॉर्ड तोड़ने। अब प्रलय के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन तभी पृष्ठ के अंतिम वाक्य को पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। दरअसल उस वाक्य में एक ऐसे दिव्य पदार्थ का नाम लिखा था जिसे करिश्माई पत्थर अवशोषित नहीं कर सकता था, या फिर कहें तो उस दिव्य पदार्थ में करिश्माई पत्थर के शक्तियों से बचने की प्रतिरोधक क्षमता थी। अमरतत्व नामक वह दिव्य पदार्थ अपने आप में एक अद्वितीय और दुर्लभ वस्तु थी। इसकी बाहरी सतह चांदी की तरह चमकदार और आकर्षक थी, जबकि इसकी आंतरिक कठोरता और चमक हीरे के समान थी। इसके गुण विशेष थे, जो धातु की तरह लचीले और ढालने योग्य थे, लेकिन इसकी ढालने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और कठिन थी। अमरतत्व के बारे में लोगों का मत था कि जब भी भगवान की आंखों से खुशी के आंसू निकलकर धरती पर गिरता था तो वह अमरतत्व का रूप ले लेता था, और यही कारण था कि अमरतत्व को हासिल करना लगभग असंभव जैसा था। इसीलिए अमरतत्व की कीमत बहुत अधिक थी। प्रलय ने अमरतत्व के बारे में सुन रखा था, तभी उसने खुद से कहा, यानी कि अगर मैं अपने करिश्माई पत्थर को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखना चाहूं तो मुझे अमरतत्व हासिल करना ही होगा। और जहां तक मेरा अनुमान है, एक अंगूठी बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 तोला अमरतत्व की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर मैं करिश्माई पत्थर की अंगूठी बना सकता हूं। और साथ में करिश्माई पत्थर के ऊपर परत चढ़ाने के लिए मुझे थोड़ी मात्रा में हीरे की भी जरूरत पड़ेगी। ये सोचते हुए प्रलय अपने जगह से उठा और दोनों पदार्थों का मूल्य पता करने के लिए बाजार निकल गया। उसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। वह सीधे हीरे जवाहरात के दुकान पर पहुंच गया और वहां जोहरी से अमरतत्व और हीरे का मूल्य पता करने लगा। जल्द ही अमरतत्व की कीमत जानकर प्रलय के होश उड़ गए। चित्रकूट में अमरतत्व की कीमत आसमान छू रही थी, जहां इसके 1 तोला की कीमत 1 लाख कांसे के सिक्कों के बराबर था, और ऊपर से पूरे चित्रकूट में इस वक्त अमरतत्व उपलब्ध भी नहीं था। जोहरी ने प्रलय से कहा कि अगर वह एडवांस में पैसे जमा कर दे तो वह उसके लिए तक्षशिला से अमरतत्व मंगवा सकता है। प्रलय घर लौट आया था। वह काफी निराश लग रहा था। उसके पास अपने करिश्माई पत्थर को दुनिया से बचाकर रखने का एक ही रास्ता था, और वो था अंगूठी। लेकिन अंगूठी बनवाने की लागत इतनी अधिक थी कि उसे सुनकर ही उसकी सारी उत्साह खत्म हो गई थी। 2 लाख कांसे के सिक्के, कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा? उसने परेशान होकर कहा। उसके पास इस वक्त सिर्फ 5 ही सिक्के थे, जो कि उसे हंसिका से मिले थे। वह अनुमान लगने लगा कि प्रतिदिन 5 सिक्कों के हिसाब से उसे 2 लाख सिक्के कमाने में लगभग 40,000 दिन लग जाएंगे। इसकी कल्पना करके ही वह निराश हो गया। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जल्द से जल्द 2 लाख सिक्के कमाने में कामयाब हो जाऊं? प्रलय चिंतनशील लग रहा था। प्रतियोगिता। अचानक उसके दिमाग में यह विचार आया। वह जानता था कि प्रतियोगिता का विजेता बनने पर विजेता को आयोजक मंडल की तरफ से बहुत बड़ी राशि मिलती थी। इस विचार के आते ही वह तुरंत अकादमी के लिए निकल गया, ताकि वह पता लगा सके कि प्रतियोगिता कब और कहां होने वाली थी। अकादमी पहुंचकर उसने जैसे ही प्रतियोगिता समिति की ओर बढ़ना शुरू किया, अचानक उसकी नज़र छात्रावास के बगल में मौजूद शीशे महल से बाहर निकलते हंसिका पर चली गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त, और वह अत्यधिक थकी हारी दिख रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और समूचा शरीर पसीने से तरबतर था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अभी अभी किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से भयंकर युद्ध करके आई थी। प्रलय भागकर उसके पास पहुंच गया। त्रिखा और विधि पहले से ही वहां पर मौजूद थी, जो अभी अभी शीश महल के दीवार से लगकर बैठी हंसिका को सहारा देते हुए उसे पानी पिला रही थी। हंसिका, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अभी शीश महल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सक्षम नहीं हो। तुम्हें अभी अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। देखो, आखिर मेरी बात सच निकली ना? विधि ने हंसिका से कहा। हंसिका ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वह उसी हाल में बोली, मैं बस एक गलती से चूक गई, वरना अब तक मैंने शीश महल का 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया होता। क्या सच में? त्रिखा ने चौंकते हुए पूछा। हंसिका ने कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह बोली, सुजेश को हराना कठिन है लेकिन असंभव नहीं, और जहां तक मेरा अनुमान है मैं 1 महीने के अभ्यास के बाद उसे आसानी से हरा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है हंसिका, त्रिखा ने कहा। तभी विधि की नज़र प्रलय पर चली गई, जो अभी अभी वहां पर आकर खड़ा हुआ था। वह प्रलय को इस वक्त यहाँ देखकर थोड़ी हैरान थी। तभी उसने हैरान भाव में उससे पूछा, प्रलय, तुम इस वक्त यहाँ? विधि की बात सुनकर त्रिखा ने भी प्रलय को देखा। प्रलय ने कहा, मैं हंसिका को देखकर यहाँ आ गया। क्या हुआ इसे? विधि ने मजाकिया अंदाज में कहा, कुछ नहीं, ये बस इनकी जिद का नतीजा है। जिद? प्रलय ने ना समझी में बात को दोहराया। विधि ने जवाब दिया, हाँ जिद। इन मोहतरमा के ऊपर शीशमहल का रिकॉर्ड तोड़ने का भूत सवार हो गया है। इनका कहना है कि ये तब तक हार नहीं मानेंगी जब तक कि रिकॉर्ड टूट न जाए, चाहे इसमें इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। विधि के बात पर हंसिका ने नाराज स्वर में कहा, विधि, दिमाग मत खराब करो। ये क्या बोल रही हो तुम मुझसे? क्यों, तुम्हें मेरी बात का बुरा लग रही है क्या? विधि ने मजाकिया अंदाज में पूछा।
हंसिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी त्रिखा प्रलय से बोली, वो दरअसल हंसिका भी महान योद्धा सुजेश की तरह अपना नाम गुंटूर प्रशिक्षण अकादमी के इतिहास के पन्नों में अंकित करवाना चाहती है। तुम्हें तो पता ही होगा कि शीश महल के रिकॉर्ड बनाने वाले महान योद्धाओं की सूची में अपना नाम दर्ज करवाना कितना मुश्किल है। सैकड़ों सालों में बहुत ही कम ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा इस धरती पर पैदा होते हैं जिन्हें शीश महल के उस सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शीश महल के रिकॉर्ड तोड़ने के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि रिकॉर्ड बनाने वाले योद्धा को शीश महल की तरफ से तत्काल 5000 कांसे के सिक्के दिए जाते हैं। ये सुनकर प्रलय की आंखें चौड़ी हो गई। क्या 5000 कांसे के सिक्के? अस्टोनिश्ड फेस, उसने चौंकते हुए सोचा। त्रिखा ने आगे कहा, इसके अलावा रिकॉर्ड बनाने वाले योद्धा के सारे खर्च अकादमी द्वारा वहन किए जाते हैं, वो भी तब तक जब तक वह अकादमी में अध्ययन करता है। और भी बहुत से फायदे हैं जिसके बारे में यहाँ के प्रशिक्षक ही विस्तार से बता सकते हैं। रिकॉर्ड तोड़ने से मिलने वाले फायदे के बारे में सुनकर प्रलय की आंखें चमक उठी थी। खासकर 5000 सिक्कों को लेकर उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मंजिल दिखाई देने लगी थी। तभी उसने फटाफट गणना की, यदि एक बार रिकॉर्ड तोड़ने पर 5000 सिक्के मिलते हैं तो इस हिसाब से 2 लाख सिक्के जुटाने के लिए उसे अपने ही रिकॉर्ड को 40 बार तोड़ना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो मन ही मन खुशी के मारे झूम उठा। अगर वो इस वक्त उन तीनों के सामने नहीं होता तो शायद मंजिल मिलने की खुशी में नाचने लगता। अरे, कहाँ खो गए तुम? तभी त्रिखा के ये शब्द सुनकर प्रलय होश में आ गया। होश में आते ही वो उन तीनों खूबसूरत लड़कियों को खुद को हैरानी में घूरता देखकर असहज हो गया। वह बोला, नहीं, कहीं नहीं, वो बस मैं। कहते कहते वो अचानक अपनी बात को बदलते हुए बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहकर वो पीछे मुड़ा और दौड़ते हुए जल्द ही उन तीनों की आंखों से ओझल हो गया। ये देखकर वे तीनों ही हैरान थीं। उन्हें प्रलय का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा। वहीं प्रलय भागते हुए सीधे पुस्तकालय में आ गया था। इस समय उसके हाथ में एक पतली सी पुस्तक थी जिसमें शीश महल के बारे में जानकारियां दी गई थीं। पुस्तक के मुताबिक वह आखिरी योद्धा जिसने शीश महल में अपना रिकॉर्ड बनाया था उसका नाम सुजेश था। वह शीश महल के इतिहास में पहला ऐसा योद्धा था जिसके बनाए रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया था। जिसकी सबसे बड़ी वजह थी योद्धाओं में युद्ध कौशल की समझ। अधिकतर योद्धाओं में एक खूबी आमतौर पर समान होती थी और वो ये कि वे केवल एक ही युद्ध तकनीक में और ज़्यादा से ज़्यादा 2 में ही महारत हासिल कर पाते थे, जबकि शीश महल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक योद्धा को सभी युद्ध तकनीकों में महारत हासिल करना पड़ता था, जो कि एक योद्धा के लिए बहुत मुश्किल था और ऐसा करना सबके बस में नहीं था। शीश महल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक योद्धा को 5 चरणों से गुजराना पड़ता था। हर चरण अलग अलग युद्ध तकनीक से जुड़ा होता था और प्रत्येक चरण 1 मिनट का होता था। इसीलिए वे योद्धा जो किसी एक ही युद्ध विद्या में महारत हासिल करते थे वे एक चरण को तो जीत लेते थे लेकिन बाकी के चरणों में हार जाते थे। यही कारण था कि कोई भी योद्धा शीश महल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाता था। लेकिन प्रलय का नसीब इस मामले में थोड़ा अच्छा था, क्योंकि उसे सभी युद्ध विधाओं का अच्छा ज्ञान था, जिसके पीछे उसके रैंक का हाथ था। जब लाख कोशिश के बावजूद भी प्रलय का रैंक नहीं बढ़ रहा था तब उसने रैंक बढ़ाना ही छोड़ दिया था और अलग अलग युद्ध तकनीकों का अध्ययन और अभ्यास करने लगा था। नतीजतन उसे सभी युद्ध विधाओं का अच्छा ज्ञान हो गया था। हालांकि अगर उसकी रैंक 0 पर ही अटकी नहीं रही होती तो आज वह भी किसी एक ही युद्ध विद्या में महारत हासिल करने के पीछे भाग रहा होता। पहली बार प्रलय ने महसूस किया कि आज तक जो उसके साथ उसका किस्मत नाइंसाफ़ी कर रही थी वह उसके ही भलाई के लिए कर रही थी। अगर उसे रैंक बढ़ने की समस्या ना होती तो वह अपने खाली समय में जब वह रैंक न बढ़ने से अक्सर निराश रहता था उस समय वह अपने मन के शांति के लिए दूसरी युद्ध विधाओं का अध्ययन नहीं करता, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो आज उसे सभी युद्ध विधाओं का अच्छा ज्ञान भी नहीं होता। तभी प्रलय रहस्यमयी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, स्माइल विद हॉर्न्स, आज रात मैं वो करूँगा जिसके बारे में किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी। फिर वो मुस्कुराया और बोला, अगली सुबह तहलका मचने वाला है। निश्चित तौर पर इस खबर को सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे। ये सोचते हुए प्रलय अकादमी से बाहर निकल गया और शिकार पर चला गया। उसने ठान लिया था कि आज रात वह किसी भी हाल में सुजेश का 104 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगा, जिसके लिए उसे काफ़ी मात्रा में शारीरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अभी रात होने में कुछ घंटे बाकी थे, इसीलिए इस समय का इस्तेमाल करके वह कुछ बर्बर जानवरों का शिकार करना चाहता था ताकि उन्हें बेचकर वो कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। अगर उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए तो वह उससे एक ऊर्जावर्धक पेय पदार्थ खरीदेगा, जिससे सुजेश से मुकाबला करते समय उसे लगातार 5 मिनट तक अपने ऊर्जा को बरकरार रखने में मदद मिल सके। अब क्योंकि वह करिश्माई पत्थर का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, इसीलिए उसे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जल्द ही जंगल में आकर उसने 2 बब्बर शेरों का शिकार किया। ये बिना करिश्माई पत्थर के संभव नहीं था। फिर उन्हें बाजार में बेचकर उसे पूरे 120 सिक्के प्राप्त हुए, जिससे उसने ऊर्जावर्धक पेय पदार्थ की शीशे की 2 बोतलें खरीदी। बोतलों का आकार हथेली से थोड़ा बड़ा था, जिनमें चमकीले हरे रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ था। घर जाकर प्रलय ने मां को खाना खिलाया और ऊर्जावर्धक पेय की एक बोतल लेकर अकादमी में आ गया।
फिलहाल वह तकनीक के संशोधन के लिए अभ्यास कर रहा था। उसने तीरंदाजी, तलवारबाजी, गदाबाजी, भालाबाजी और द्वंद्वयुद्ध सभी का अच्छे से अभ्यास किया। अब तक रात हो चुकी थी। हालांकि अब भी परिसर में कई योद्धा युद्धाभ्यास कर रहे थे, इसीलिए उसे अब भी इंतजार करना पड़ रहा था। प्रलय नहीं चाहता था कि कोई भी उसे शीश महल के अंदर जाते हुए देखे। ऐसे में वह लोगों के शक के घेरे में आ जाएगा और सभी उसे दिव्य वस्तु से जोड़कर देखने लगेंगे। जाहिर सी बात है, रिकॉर्ड टूटने के बाद न सिर्फ गुंटूर प्रशिक्षण अकादमी में बल्कि पूरे चित्रकूट में तहलका मच जाएगा। सभी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन इतना शक्तिशाली योद्धा आ गया जिसने शीश महल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ने वाला योद्धा कहीं से भी आम नहीं हो सकता था, इसीलिए सभी सोचेंगे कि यदि चित्रकूट में कोई पहले से ही इतना शक्तिशाली योद्धा था तो लोग उसके बारे में जानते क्यों नहीं थे। ऐसे में इस बात की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि सभी उसे दिव्य वस्तु से जोड़कर देखने लगेंगे। और फिर क्या होगा, इसका अनुमान लगाना प्रलय के लिए कठिन नहीं था। खैर, प्रलय को आधी रात तक इंतजार करना पड़ा और फिलहाल उसे अकादमी में कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, कुछ सुरक्षाकर्मी आसपास मौजूद थे, लेकिन उन्हें कैसे चकमा देना है यह उसे अच्छे से मालूम था। वो फौरन शीश महल की ओर बढ़ने लगा और जल्द ही वो बिना किसी के नज़रों में आए शीश महल के अंदर पहुंचने में कामयाब रहा। खैर, शीश महल के अंदर आकर वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। बाहर से महल की तरह दिखने वाला शीश महल अंदर से वैसा नहीं था जैसा कि बाहर से देखने पर लगता था। अंदर तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। प्रलय, जो कि हैरान नज़रों से आसपास देख रहा था, उसे दूर दूर तक केवल और केवल घुटने तक पसरी गुलाबी धुंध दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह गुलाबी बादलों के ऊपर आ गया हो, जबकि ऊपर देखने पर चारों तरफ ब्रह्मांड का तारों से भरा अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा था। यह नज़ारा अविश्वसनीय था और आज से पहले ना तो उसने ऐसा दृश्य कभी देखा था और ना ही कभी कल्पना की थी। अविश्वसनीय, फेयरफुल फेस, वहां का दृश्य देखकर प्रलय ने हैरानी में कहा। तभी उसकी नज़र दूर एक वृक्ष पर गई। वह वृक्ष जो गुलाबी रंग का था, उसके ऊपर गुलाबी रंग के फूल उगे हुए थे, जिसे देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो वह स्वर्ग का पौधा हो। दूर दूर तक फैले क्षेत्र में सिर्फ वही एक वृक्ष था। प्रलय उस वृक्ष की ओर धीमे कदमों से बढ़ने लगा। जल्द ही जब वह उस वृक्ष के करीब करीब आया तो उसे वृक्ष के बाएं डाली पर एक इंसानी परछाई दिखाई दी, जो उस पर आराम की अवस्था में लेटी हुई नजर आ रही थी। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर किसकी परछाई थी वह? कहीं गलती से प्रलय किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया था ना? CH10, मुझे हराना आसान नहीं। प्रलय उस वृक्ष की ओर धीमी कदमों से बढ़ने लगा। जल्द ही जब वह उस वृक्ष के करीब आया तो उसे वृक्ष के बाएं डाली पर एक इंसानी परछाई दिखाई दी, जो उस पर आराम की अवस्था में लेटा हुआ नजर आ रहा था। उस इंसानी परछाई को देखकर, इससे पहले कि प्रलय अपनी कोई प्रतिक्रिया दिखाता, वह परछाई रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ये देखकर प्रलय चौकन्ना हो गया। वह तुरंत चारों तरफ नजरें घुमाकर उस परछाई को ढूंढने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तुम्हारा स्वागत है लड़के। आवाज पीछे से आई थी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि ये वही परछाई थी जिसे अभी अभी उसने पेड़ पर देखा था। उस परछाई को देखकर प्रलय ने विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या आप ही हैं महान योद्धा सुजेश? परछाई ने जवाब दिया, हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं ही हूँ योद्धा सुजेश। ये सुन प्रलय ने झुककर परछाई का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। सामने खड़ी काली परछाई महान योद्धा सुजेश की मायावी छाया थी। उसकी कद काठी और शारीरिक बनावट सुजेश के समान थी, लेकिन उसका चेहरा एक गहरे अंधकार में ढका हुआ था, जिस वजह से कोई भी उसके चेहरे को देख नहीं सकता था। पर उसकी उपस्थिति इतनी वास्तविक थी कि पीछे से देखकर कोई भी उसे सुजेश के मायावी छाया के बजाय उसे सुजेश ही समझता। शीश महल की मायाजाल रचना में एक अद्वितीय परंपरा थी, जिसमें पूर्ववर्ती योद्धा की मायावी छाया तब तक अमर रहती थी जब तक कोई नया योद्धा उसके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं देता था। यह मायावी छाया शीश महल में एक जीवंत प्रतिकृति के रूप में रहती थी, जो नए योद्धाओं को चुनौती देती थी। जब कोई नया योद्धा पूर्ववर्ती योद्धा के मायावी छाया को हरा देता था, तो उस पूर्ववर्ती योद्धा की मायावी छाया खुद ब खुद नष्ट हो जाती थी और उसकी जगह नए योद्धा का मायावी छाया शीश महल में प्रतिष्ठित हो जाता था। ये परंपरा नए योद्धाओं को प्रेरित करती थी और उन्हें अपनी क्षमताओं को परखने का अवसर प्रदान करती थी। खैर, फिलहाल प्रलय के अभिवादन को स्वीकार करते हुए सुजेश की छाया ने गंभीर स्वर में कहा, लड़के, मुझसे मुकाबला करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो। यदि तुम मुझे बस अपनी क्षमता परखने के लिए चुनौती देना चाहते हो, जैसा कि अधिकतर युवा योद्धा करते हैं, तो ऐसा मत करना। ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है या फिर तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, समझ गए? प्रलय ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, वरिष्ठ, मेरे प्रति अपनी चिंता जताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ आपसे मुकाबला करके अपनी क्षमता परखने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको हराकर एक नया रिकॉर्ड बनाने आया हूँ। प्रलय की बात सुनकर सुजेश हंसने लगा, हाँ, और कहा, तुम पहले ऐसे योद्धा हो जिसने इतना आत्मविश्वास दिखाया, वरना आज से पहले किसी भी योद्धा ने सीधे तौर पर मुझे हराने की बात कहने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी बहादुरी प्रशंसा के योग्य है। प्रलय ने कहा, मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया वरिष्ठ। क्या अब हम मुकाबला शुरू करें?
हाँ जरूर, सुजेश के छाया ने कहा। फिर उसने लगातार 2 बार ताली बजाई और उसके ऐसा करते ही हवा में 2 सुनहरे धनुष और 2 जादुई तीरकोश प्रकट हो गए। दोनों ने अपना अपना धनुष और तीरकोश ले लिया। प्रलय ने देखा उसके तीरकोश में सिर्फ एक ही तीर था। ये देखकर वह हैरानी में सुजेश को देखने लगा। सुजेश ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वह प्रलय के चेहरे पर हैरानी देख समझ गया था कि वह उससे क्या पूछना चाहता था। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे घुमाया और अपने पीठ पर टंगे तीरकोश में जो एक तीर था उसे बाहर निकाल लिया और उसके ऐसा करते ही तीरकोश में फिर से एक तीर प्रकट हो गया। ये देखकर प्रलय को समझते देर नहीं लगी कि तीरकोश जादुई शक्तियों से संपन्न था। वह मुस्कुराने लगा और कहा, वरिष्ठ, चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। मुकाबला शुरू करने से पहले सुजेश ने उसे मुकाबले का नियम समझाया, जिसके अनुसार प्रलय को प्रत्येक चरणों में 1 मिनट के अंदर सुजेश को हराना होगा, तभी जाकर वह एक नया रिकॉर्ड बना पाएगा। किसी भी चरण में यदि वह सुजेश को 1 मिनट के अंदर हराने में कामयाब नहीं हो पाया तो ऐसे में वहां पर घंटी बजने लगेगी, जिसे प्रलय की हार का संकेत माना जाएगा। तभी सुजेश ने अपने पहले हमले के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। उसकी तीरंदाजी कौशल उच्च स्तरीय थी। सुजेश की तीर चलाने की गति अविश्वसनीय थी। उसने मात्र 1 सेकंड में प्रलय की ओर 5 तीर छोड़ दिए। वे सभी एक के पीछे एक की स्थिति में एक पंक्ति में बिजली की गति से प्रलय की ओर बढ़ने लगे, मानो तीरों की एक घातक श्रृंखला प्रलय की जान लेने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी हो। सुजेश अभी रुका नहीं था। वह एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से प्रलय की ओर तीर छोड़ता ही चला जा रहा था। वहीं प्रलय अभी तक शांति से अपने जगह पर खड़ा था। वह सुजेश की ओर से अपनी तरफ बढ़ती दर्जनों तीरों को देखकर ना तो विचलित हुआ था और ना ही उनका सामना करने के लिए अपना धनुष उठाया था। ये देखकर सुजेश को लगा कि शायद प्रलय अपनी जगह से हटकर तीरों से बचने की योजना बना रहा है, क्योंकि अब तक उसने जवाबी हमले में एक भी तीर नहीं छोड़ा था, जिसका साफ मतलब था कि वह पहले से ही जान चुका था कि वह सुजेश के उन शक्तिशाली दर्जनों तीरों का सामना नहीं कर सकता था। सुजेश ने अनुमान लगाया। फिर वो मन ही मन खुद से बोला, आजकल के युवा बहुत लापरवाह हो गए हैं। उसे क्या लगता है कि वह इस तरह से मुझे हरा देगा? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत शेखी बघार रहा था कि वह यहाँ मुझे हराकर नया रिकॉर्ड बनाने आया है, और देखो वह किस तरह से बेशर्मों की तरह अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा है। उसके इस व्यवहार से न सिर्फ उसे हार का सामना करना पड़ेगा बल्कि वह गंभीर रूप से जख्मी भी हो जाएगा। सुजेश प्रलय को एक लापरवाह युवा समझ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने कई ऐसे युवाओं से मुकाबला किया था जो मुंह उठाकर उससे मुकाबला करने तो आ जाते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके एक भी हमले का सामना नहीं कर सका था। साथ ही उनमें से कई युवा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, यहाँ तक कि उनमें से कुछ युवाओं ने अपने लापरवाही के कारण अपनी जान भी गंवा दी थी। सुजेश को शुरू में प्रलय का आत्मविश्वास देखकर लगा था कि वह बाकियों से कुछ तो नया करने वाला है, लेकिन वह तो एक शेखी बघारने वाला मूर्ख निकला, जो इस वक्त अपनी तरफ बढ़ते तीरों को ऐसे देख रहा था मानो वे जानलेवा तीरों की श्रृंखला ना होकर पानी की एक मामूली धार हो, जिसे वह अंतिम मौके पर यूं चुटकियों में रोक देगा। ये एक बेवकूफ़ी से बढ़कर और कुछ नहीं था। सुजेश लगातार प्रलय की ओर तीर छोड़ते हुए अभी उसे मन ही मन बुरा भला कह ही रहा था कि इतने में वह उसे अपने तीरों पर निशाना साधते हुए देखता है। ये देखकर वरिष्ठ योद्धा सुजेश अपना माथा पीटना चाहता था। उसे लगा कि इस वक्त उसके सामने दुनिया का सबसे मूर्ख युवा खड़ा है, जो अपनी ही लापरवाही से मरना चाहता है। पागल हो क्या? हटो वहां से, वरना सारे के सारे तीर तुम्हारे शरीर को छलनी छलनी कर देंगे। योद्धा सुजेश प्रलय से यह बात कहना चाहता था, लेकिन उसके ये कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। श्रृंखला का सबसे अगला तीर प्रलय के लगभग करीब पहुंच गया था। अब तुम्हें मेरे हमले से कोई नहीं बचा सकता, सुजेश बड़बड़ाया। ठीक उसी समय प्रलय की आंखें हीरे की तरह चमकी और अगले ही पल उसने तीर छोड़ दिया। उसके कमान से निकला तीर प्रकाश की गति से पलक झपकते ही उन सभी तीरों को बीच से चीरते हुए सुजेश के पास आ पहुंचा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सुजेश को कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या, और जब तक उसे सब कुछ पल्ले पड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर ठीक उसके सामने था। ये देखकर इससे पहले कि वो खुद का बचाव करता, बूम टक्कर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि अगर उसे कोई साधारण मनुष्य सुन लेता तो निश्चित तौर पर वह बहरा हो जाता। प्रलय के छोड़े गए तीर ने न सिर्फ सुजेश के सभी तीरों को हवा में ही नष्ट कर दिया, बल्कि वह अविश्वसनीय तरीके से सुजेश के धनुष को भी 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। फिलहाल अपने हाथ में टूटा धनुष लिए सुजेश आंखें फाड़ फाड़ कर हैरानी में कभी प्रलय को तो कभी अपने हाथ में मौजूद टूटे धनुष को देख रहा था। अभी अभी जो उसने अपनी आंखों से घटते हुए देख लिया था वह बेहद अविश्वसनीय नजारा था। क्या वह जिसे एक बेवकूफ़ लड़का समझ रहा था उसने उसे अपने एक हमले में हरा दिया था? ये कैसे हो सकता है? ये बात सुजेश को समझ नहीं आ रही थी। असंभव। फेयरफुल फेस, ये तुमने कैसे किया? सुजेश ने आश्चर्यचकित हो प्रलय से पूछा। सुजेश के सवाल को प्रलय ने टाल दिया। वह नहीं चाहता था कि उसे करिश्माई पत्थर के बारे में किसी को भी बताना पड़े। तभी सुजेश ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे अपने एक ही हमले में हरा दिया। अब वो प्रलय को गंभीरता से ले रहा था।
वह शीश महल में 104 सालों से जीवंत प्रतिकृति के रूप में रह रहा था और उसने अनगिनत योद्धाओं को चुनौती दी थी, लेकिन आज तक उसका किसी भी ऐसे तीरंदाज से सामना नहीं हुआ था जिसने उसे इतनी बुरी तरह से हरा दिया हो। तभी अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए सुजेश प्रलय से बोला, चलो अब हम दूसरे चरण पर चलते हैं। इस चरण में हम गदा से मुकाबला करेंगे। प्रलय ने हामी भरा। जल्द ही दूसरे चरण की मुकाबला शुरू हो गई। दोनों ने ही अपने अपने हाथों में एक एक गदा पकड़ रखा था। हमले की शुरुआत सुजेश ने की। हालांकि करिश्माई पत्थर की शक्तियों की वजह से प्रलय बेहद शक्तिशाली हो गया था, इसीलिए उसने पिछले मुकाबले की तरह गदाबाजी में भी सुजेश को एक ही हमले में हरा दिया। प्रलय के प्रहार से सुजेश दर्जनों मीटर दूर जा गिरा था, जबकि उसके गदा की हैंडल टूट गई थी और वह किसी काम की नहीं बची थी। अगर सुजेश की छाया की जगह उसका वास्तविक शरीर होता तो अब तक उसकी मृत्यु हो गई होती। अब सुजेश प्रलय को हल्के में लेने की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। अब वह उसे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहा था। इन दो हारों से सुजेश समझ गया था कि उसके सामने खड़ा युवा योद्धा कोई साधारण योद्धा नहीं था। हालांकि उसके लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि इतनी कम उम्र में वह इतना शक्तिशाली और अविश्वसनीय प्रदर्शन कैसे कर रहा था। वह यहाँ तक सोचने लगा था कि कहीं कोई अदृश्य शक्ति उसकी सहायता तो नहीं कर रही थी ना, जिसने उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ा दी थी। तुम वाकई एक शक्तिशाली योद्धा हो, सुजेश ने कहा और उसकी ओर बढ़ने लगा। लगातार 2 मुकाबले हारकर वह बौखला सा गया था। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। अगर वह प्रलय से सामान्य तरीके से हारा होता तो वह अपनी हार को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन प्रलय ने उसे दोनों ही मुकाबले में, वो भी एक ही हमले में, बुरी तरह से हरा दिया था। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये लड़का मुझसे मेरा स्थान छीन लेगा, जो कि मैं कतई होने नहीं दे सकता। ये सोचते हुए सुजेश प्रलय से बोला, क्या तुम अगले मुकाबले के लिए तैयार हो लड़के? सुजेश के प्रश्न पर प्रलय ने पूछा, क्या हम इस बार तलवारबाजी मुकाबला करने वाले हैं? सुजेश ने कहा, हाँ। जिसके अगले ही पल हवा में 2 तलवारें प्रकट हो गई। फिर दोनों ने अपना अपना तलवार लिया और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मुकाबले की शुरुआत होते ही सुजेश ने प्रलय की गर्दन को निशाना बनाते हुए उस पर हमला कर दिया। उसका हमला बेहद खतरनाक था, साथ ही उसका इरादा भी जानलेवा था। प्रलय ने महसूस किया कि सुजेश काफी उग्र लग रहा था और वह उसकी हत्या करना चाहता था, इसलिए वह तुरंत अपनी गति का इस्तेमाल करके अपनी जगह से हट गया। करिश्माई पत्थर की वजह से उसकी गति बिजली की तरह तेज हो गई थी, इसीलिए वह पलक झपकते ही अपनी जगह से हटने में कामयाब रहा, अन्यथा अब तक उसकी मौत हो गई होती। वहीं अपने हमले को विफल देख सुजेश ने फुर्ती दिखाई और बिजली की गति से प्रलय के करीब आ गया और फिर से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। उसका हमला बेहद घातक था। प्रलय की एक गलती उसकी जान ले सकती थी। सुजेश की क्षमता देखकर प्रलय बड़बड़ाया, सुजेश की क्षमता सच में चौंकाने वाली है। तभी तो कोई भी युवा योद्धा आज तक इन्हें हराने में सक्षम नहीं हो सका था। तभी, लड़के इस बार तू मुझे हरा नहीं सकता, मेरी तलवारबाजी उच्च स्तरीय है, हार मान ले वरना मैं तेरी हत्या कर दूंगा, सुजेश ने प्रलय को चेतावनी देते हुए कहा। जिसे सुनकर प्रलय हंसने लगा, हा, और कहा, वरिष्ठ, मुझे आपकी बातों में अहंकार दिखाई दे रहा है। लगता है लगातार 104 सालों तक किसी से न हारने की वजह से आपको अहंकार हो गया है। सुजेश ने कहा, लड़के मुझे कमतर आंकने की भूल मत कर, ये तेरे लिए जानलेवा हो सकता है। मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, हार मान ले और जाकर अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे। तभी, सावधान, चिल्लाते हुए प्रलय ने सुजेश पर हमला कर दिया। उसने हमला इतनी अचानक से किया कि सुजेश को ना तो पलटवार करने का मौका मिला और ना ही खुद का बचाव करने का। अगले ही पल, बूम, टक्कर, लोहे के लोहे से टकराने की एक जोरदार आवाज वहां पर गूंज उठी। सुजेश जब तक कुछ समझ आता उसने देखा कि उसकी तलवार 2 हिस्सों में विभाजित हो गई थी। ये देखकर वह जितना हैरान था उतना ही क्रोधित भी। पाउटिंग, उसने फौरन अपनी टूटी तलवार से प्रलय पर हमला कर दिया। ये देखकर प्रलय ने पलटवार किया। उसकी तलवार बिजली की गति से सीधे सुजेश के हाथ से टकराई और एक दर्दनाक चीख के साथ सुजेश का हाथ कट गया और उसकी टूटी तलवार उसके कटे हाथ के साथ नीचे गिर गई। हालांकि मायावी छाया होने की वजह से सुजेश का कटा हाथ फिर से ठीक हो गया। तभी प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, वरिष्ठ, आपकी क्षमता सच में अविश्वसनीय है। प्रलय की इस प्रशंसा को सुजेश ने अपने अपमान की तरह लिया। उसे लग रहा था कि प्रलय उसका उपहास उड़ा रहा था, इसीलिए वह क्रोधित हो गया। वह शीघ्र बोला, लड़के, तूने मुझे तीनों चरणों में हरा दिया, इसका यह मतलब नहीं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम मुझे बाकी के दोनों चरणों में भी हरा दोगे। मेरी भालेबाजी युद्ध तकनीक बेहद जानलेवा है। आज तक इस दुनिया में मुझे भालेबाजी में चुनौती देने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ। तू चाहे कितना भी कोशिश कर ले, भालेबाजी में तू मुझे नहीं हरा सकता। सुजेश की बात पर प्रलय हंसते हुए बोला, वरिष्ठ, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? सुजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। शायद 104 साल की यात्रा में पहली बार उसका सामना प्रलय जैसे किसी युवा योद्धा से हुआ था। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि कभी वह किसी से इस तरह से हारेगा। हालांकि अब भी उसे विश्वास था कि वह प्रलय को हरा देगा।
जल्द ही उन दोनों ने चौथे चरण का मुकाबला शुरू कर दिया। दोनों ही एक दूसरे से 20-20 मीटर की दूरी पर अपने अपने हाथों में नुकीला भाला लेकर खड़े थे। जहां एक तरफ प्रलय शांत लग रहा था, वहीं सुजेश आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, मानो इस बार वह प्रलय को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देगा बल्कि उसे हार का स्वाद भी चखाएगा। सुजेश की क्षमता सच में अविश्वसनीय थी। उसकी गति और युद्ध विद्या की समझ काफी बेहतरीन थी, लेकिन इसके बावजूद वह प्रलय से हार जा रहा था, क्योंकि करिश्माई पत्थर की वजह से न सिर्फ प्रलय की ताकत और गति बढ़ गई थी, बल्कि उसके देखने, सुनने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई थी। इसीलिए सुजेश का तेज से तेज हमला भी उसे अपनी तरफ धीरे से आता दिखाई देता था, इसी वजह से वह आसानी से उन्हें विफल कर दे रहा था। वरना जिस स्तर की सुजेश की समझ थी, उसे भीम रैंक के महाशिखर दायरे का एक निपुण योद्धा भी आसानी से चुनौती नहीं दे सकता था। खैर, प्रलय ने बाकी के तीनों चरणों की तरह चौथे चरण में भी सुजेश को आसानी से हरा दिया। फिलहाल सुजेश का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक 16 साल का लड़का उसे इतनी आसानी से हरा कैसे दे रहा था। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना अगर मैं अंतिम चरण को भी हार गया तो इससे न सिर्फ मेरा स्थान छिन जाएगा बल्कि मेरी 1 सालों की बनी बनाई प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं खुद को हारने नहीं दे सकता, सुजेश ने मन ही मन खुद से कहा और प्रलय को द्वंद्व युद्ध में हराने की योजना तैयार करने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और वह प्रलय को देखकर हंसने लगा। हा। सुजेश के व्यवहार में आए इस बदलाव को देखकर प्रलय कंफ्यूज हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुजेश अचानक से हंसने क्यों लगा था। क्या उसे तुरुप का इक्का मिल गया था? सुजेश का आत्मविश्वास देखकर तो उसे यही लग रहा था कि कुछ ऐसा ही उसके मन में चल रहा था। तभी, लड़के, अब बस बहुत हुआ, बहुत खेल लिया तुमने मेरे साथ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कहते हुए सुजेश हंसने लगा। उसकी रहस्यमयी हंसी प्रलय को सोचने पर मजबूर कर रही थी। भले ही उसने चारों चरणों में सुजेश को हरा दिया था, लेकिन फिर भी वह उसे हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता था। तभी 5वें चरण का मुकाबला शुरू हो गया। इस बार हमले की शुरुआत प्रलय ने की। उसने अपने मुष्टिक प्रहार सीधे सुजेश के सीने पर किया। प्रलय के मुक्के में इतनी ताकत थी कि अगर वह गलती से भी सुजेश के शरीर को छू गया तो निश्चित तौर पर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। हालांकि सुजेश ने अविश्वसनीय तरीके से गायब होकर उसके हमले को चकमा दे दिया। प्रलय के लिए ये बहुत चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि जिस गति से सुजेश अपनी जगह से गायब हुआ था वह बहुत तेज थी, मानो वो कभी उसके सामने था ही नहीं। तभी प्रलय के कानों में हंसी की आवाज गूंजी। ये सुनकर इससे पहले कि वह आवाज की दिशा में पलटाता, उसके पीठ पर एक जोरदार हमला हुआ। मुष्टिका का प्रहार इतना तेज था कि प्रलय को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पीठ की सारी हड्डी चकनाचूर हो गई हो। करिश्माई पत्थर के शक्तियों के बावजूद भी उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। उसने फौरन खुद को संभाला और सुजेश पर हमला कर दिया, लेकिन फिर से सुजेश उसे चकमा देकर कहीं गायब हो गया। इसके अगले ही क्षण प्रलय को अपने पीठ में असहनीय पीड़ा का एहसास हुआ। इस बार वह दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। तभी सुजेश हंसते हुए बोला, इस बार तुम्हें मुझसे हारने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हराना इतना आसान है कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो चाहे मुंह उठा कर आए और मुझे हरा दे? अगर ऐसा होता तो मैं 104 सालों से यहाँ टिका नहीं होता। तभी प्रलय ने महसूस किया कि सुजेश उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका अधिक से अधिक समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, ताकि 1 मिनट का टाइम खत्म होते ही प्रलय खुद ही हार जाए। प्रलय बेवकूफ नहीं था। वह तुरंत हरकत में आ गया और उस पर हमला कर दिया। हालांकि फिर से सुजेश उसे चकमा देने में कामयाब रहा। हाँ लड़के, मुझे तुम बाकी के युद्ध तकनीकों में भले ही हरा सकते हो, लेकिन मुझे द्वंद्व युद्ध में हराना असंभव है, सुजेश ने कहा और ठहाके लगाकर हंसने लगा। प्रलय को हार के करीब बढ़ता देखकर वह बहुत खुश लग रहा था। बस कुछ और पल, उसके बाद तुम खुद ही हार जाओगे, सुजेश ने कहा। अब प्रलय काफी गंभीर लग रहा था। उसने फिर से सुजेश पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार सुजेश उसे चकमा देकर गायब हो जा रहा था। लड़के, मैंने कह दिया ना कि तुम मुझे द्वंद्व युद्ध में नहीं हरा सकते, सुजेश ने हंसते हुए कहा। बस कुछ सेकंड, अब आगे क्या होने वाला है? कैसे हराएगा प्रलय आखिरी कुछ सेकंड में सुजेश को?